दाराब मंजिल के करीब के कुछ दरख्तों ने इमारत की उगती दीवार को तकरीबन घेर रखा था, लेकिन किसी दरख्त की शाख इमारत से इतनी करीब नहीं थी कि उसके सहारे छत तक पहुंचना मुमकिन होता। इमारत 2 मंजिला थी और जमीन से आखिरी छत तक का फासला कम से कम 50 फीट जरूर रहा होगा। इमरान ने ओवरकोट उतारकर एक तरफ डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दीवार के करीब पहुंचा। कई खिड़कियां उस जानिब भी खुलती थी। बास के शीशे रोशन नजर आए। वो रोशनी की जिद से बचता हुआ आया था। चंद लम्हे दीवार से लगा खड़ा अंधेरे में आंखें फाड़ता रहा और बिल आखिर गंदे पानी के एक पाइप पर नजर पड़ ही गई। अंदाजा यही था कि वो आखिरी छत तक गया होगा। फिर उसके करीब पहुंचकर तस्दीक भी हो गई। जूते उतारकर जेबों में ठूंसे और पाइप के सहारे दीवार पर चढ़ना शुरू किया। सियाह कपड़े पहन रखे थे, इसलिए दूर से देख लिए जाने का अंदेशा भी कम ही था। पलक झपकते ही वो आखिरी छत पर नजर आया। पाइपों के सहारे छतों पर पहुंचने के सिलसिले में वो ऐसी ही महारत दिखाता जैसे बंदरों में पलकर जवान हुआ हो। जोसेफ ने उसी आदमी को राख का वो ढेर वहां से हटाते देखा जो बकरी को घेर कर लाया था। स्प्रिंग उछलकर मशीन के करीब जा पड़ा था। राख का ढेर हटा देने के बाद उसने उस स्प्रिंग को मशीन से अलग करके एक तरफ डाल दिया। चंद लम्हे मशीन का जायजा लेता रहा। फिर दूसरा स्प्रिंग जो मशीन के ऊपरी हिस्से पर रखा हुआ था उठाकर मशीन के किसी पुर्जे से मुंसलिक करके उसे खींचता हुआ मुखालिफ सिमत वाली दीवार तक लाया। जोसेफ ने देखा कि वो उसे दीवार के हुक से अटका रहा है। दफातन पीछे से किसी ने उसकी कुर्सी को धक्का दिया और वो फिसलती हुई आगे बढ़ गई। अब जोसेफ ने महसूस किया कि कुर्सी के पायों को छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं। वो समझा था कि अब कुर्सी फिर धकेली जाएगी। अच्छी तरह जानता था कि अब उसे भी वहीं पहुंचा देने की कोशिश की जा रही है जहां बकरी राख हो गई थी। वो दूसरे धक्के का मुंतज़िर ही था कि दफतन उसके इधर उधर झूलते हुए हाथ पकड़ लिए गए और पुश्त पर ले जाकर उन्हें भी बांध दिया गया। गफलत में मारा गया। शायद वो अपने हाथों को आज़ाद रखने के लिए पूरी कुव्वत सर्व कर देता। बहरहाल कुर्सी वहीं पहुंचा दी गई जहां कुछ देर पहले बकरी राख हुई थी। नेग्रो, दफतन किसी ने उसे मुखातिब किया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा भी वही हशर होने वाला है जो तुम कुछ देर पहले उस बकरी का देख चुके हो। जोसेफ कुछ न बोला। इस बार भी उसे बोलने वाला नजर नहीं आया था। हॉल में देसी आदमी के अलावा और कोई नहीं था जिसने मशीन दोबारा चलाई थी। वो आगे बढ़ा और दीवार के हुक से स्प्रिंग का सिरा निकालकर जोसेफ के कॉलर से अटकाया और जोसेफ बिल्कुल उस बकरी ही की तरह उन वाकयात से बेताल्लुक नजर आता रहा। उसके चेहरे पर ऐसी ही मासूमियत थी जैसे वो अपनी शादी की रसूमात से दो चार हो रहा हो। जोसेफ, वही आवाज फिर हॉल में गूंजी और जोसेफ चौंक पड़ा, लेकिन उसने भी जुबान नहीं हिलाई। जोसेफ, आवाज फिर सुनाई दी जो किसी दरिंदे की गुर्राहट से मुशाबह थी। जोसेफ ने लापरवाही से कहा, मैं सिर्फ उन्हें जवाब देने का आदी हूँ जो मर्दों की तरह सामने आकर बात करे। हिकारत आमेज कह के साथ कहा गया, मैं सामने आऊं भी तो क्या, तुम तो बेबस हो। जोसेफ गुर्राया, तुम मेरी जुबान काट दो लेकिन मेरी आंखों में अपने लिए गंदी सी गाली पाओगे। इसके बावजूद भी तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है, बस शर्त ये कि तुम इमरान का पता बता दो। मैं नहीं जानता और खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इससे ला इल्म रखा, वरना हो सकता था कि मैं तुम्हें बता ही देता। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। तुम झूठे हो, तुम खबीस हो। जोसेफ दांत पीस कर बोला, अच्छा यही बता दो, क्या वो पुलिस के लिए काम कर रहा है? मर्जी के मालिक हैं, जिसके लिए चाहे काम करे। हाँ या नहीं में जवाब दो। मैं नहीं जानता। मेरी इतनी अहमियत नहीं है कि वो अपनी मशगूलियात से मुझे बाखबर रखें। उसके साथ कितने आदमी हैं? तुम अब अपनी बकवास बंद करो। जोसेफ बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता कि वो मेरे बॉस हैं। अच्छी बात है, आवाज आई। तुम्हें फिलहाल सिर्फ इतना बताना है कि वो इस वक्त कहाँ है। जुमला पूरा होते ही स्प्रिंग के मशीन वाले सिरे से शोला भड़का और आहिस्ता आहिस्ता जोसेफ की तरफ रेंगने लगा। मैं कुछ नहीं जानता। जोसेफ हलक पाड़कर चीखा, लेकिन उसने फिर वो आवाज न सुनी। शोला आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंग के बलों में चकराता उसकी जानिब बढ़ता रहा। फिर दफातन पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। बिजली के बल्ब अचानक बुझ गए थे। शोला भी जहां था वहीं गायब हो गया और अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजी, ये क्या हुआ? देखो, खतरा है, होशियार। फिर जोसेफ ने दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। शायद एक फायर भी हुआ था, लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि जोसेफ कोई सही राय कायम न कर सका
اس کی دانست میں وہ فائر بھی ہو سکتا تھا اور اس کے برعکس بھی۔ کچھ دیر بعد ہال میں پھر روشنی ہو گئی اور ایک دروازے میں عمران نظر آیا جو اس دیسی آدمی کو دھکے دیتا ہوا اندر لا رہا تھا جس نے جوزف کے کالر میں اسپرنگ کا سرا اٹکایا تھا۔ جوزف کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلی، پتہ نہیں یہ حیرت کا اظہار تھا یا خوشی کا۔ بہرحال اب اسے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ روشنی ہوتے ہی وہ ہلاکت آفرین شعلہ دوبارہ اسپرنگ کے بلوں میں رینگنے لگا ہے۔ عمران دیسی آدمی کو مشین کی طرف دھکیلتا ہوا کررایا، اسے بند کرو۔ اس نے بے چون چرا تعمیل کی اور اس کے بعد جوزف کے کالر سے اسپرنگ کا سرا بھی نکال دیا۔ عمران نے اسی سے جوزف کی رسیاں بھی کھلوائی۔ باس، جوزف کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہہ سکا۔ تجھ سے تو میں سمجھوں گا، عمران اسے گھونسا دکھا کر بولا۔ جوزف نے دانت نکال دیے، کچھ بولا نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو نے کسی کی پیشانی پر بچھو کا نشان دیکھ لیا ہوگا۔ خدا کی قسم باس، تم کیا جانو؟ اسے انہی رسیوں سے جکڑ دے، عمران نے دیسی کی طرف اشارہ کیا۔ جوزف نے اسے انہی رسیوں سے نہ صرف جکڑ دیا بلکہ اسی کرسی پر ڈال کر دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کدھر؟ عمران نے ہاتھ نچا کر پوچھا۔ کیا اسے یہیں چھوڑ جائیں گے باس؟ جوزف نے مدیرانہ لہجے میں سوال کیا۔ ٹھیک ہے چلو۔ پھر عمران اس کی رہنمائی کرتا ہوا اسے ایک ایسے کمرے میں لایا جہاں 3 نقاب پوش کھڑے اس سفید فام جوڑے کی نگرانی کر رہے تھے جس نے جوزف کو اس جال میں پھنسایا تھا۔ جوزف نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر جہاں داغ تھا پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہی تھا باس، جوزف ہاتھ ہلا کر بولا۔ اسی پٹی کے نیچے وہ منحوس بچھو موجود ہے، پٹی کھول دو، عمران نے ایک نقاب پوش سے کہا۔ غیر ملکی نے مزاحمت نہ کی، پٹی کھول دی گئی۔ مزاحمت نہ کر سکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ہاتھ پہلے ہی پش پر لے جا کر باندھ دیے گئے۔ عورت کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہوا تھا۔ عمران جھک کر غیر ملکی کی پیشانی کا وہ داغ دیکھتا رہا۔ ایک بار انگوٹھے کو لب لگا کر اسے مٹانے کی بھی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی، داغ قدرتی ہی معلوم ہو رہا تھا۔ پروفیسر ویلانی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ عمران نے غیر ملکی کو مخاطب کر کے پوچھا۔ یہ اسی حرامی کا کارنامہ ہے، غیر ملکی نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ یہ داغ، ہاں یہ داغ، بہرحال یہ بھی کسی نہ کسی تعلق ہی کی بنا پر ہوا ہوگا۔ دفتن ایک اور نقاب پوش کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ ایک گاڑی کمپاؤنڈ میں آ کر رکی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ تم سب احتیاطی تدبیر نمبر 11 پر عمل کرو گے۔ پھر عمران اور وہ نقاب پوش ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ جوزف ان 3 نقاب پوشوں اور قیدیوں سمیت وہیں ٹھہرا رہا۔ ایک نقاب پوش نے ریوالور نکال کر اس کا رخ قیدیوں کی طرف کرتے ہوئے کہا، اگر کسی کے منہ سے ہلکی سی بھی آواز نکلی تو بے دریغ گولی مار دی جائے گی۔ پھر دوسرے نقاب پوش نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا سوئچ آف کر دیا۔ اب کمرے میں گہری تاریکی تھی اور وہ سب ایک دوسرے کی سانسوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ عمران برآمدے کے ستون کی اوٹ میں تھا۔ اس نے پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی سے ایک آدمی کو اترتے دیکھا۔ یہ بھی سفید فام ہی تھا۔ برآمدے کی روشنی گاڑی پر پوری طرح پڑ رہی تھی، اس لیے یہ معلوم کر لینے میں دشواری نہ ہوئی کہ گاڑی میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عمران نے جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کا دستہ مضبوطی سے گرفت میں لے رکھا تھا۔ جیسے ہی نوارد نے برآمدے کے پہلے سینے پر قدم رکھا، ریوالور جیب سے نکل آیا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ اس کے برآمدے میں داخل ہوتے ہی عمران گھرایا۔ نوارد اچھل پڑا، حیرت سے آنکھیں پہاڑے چند لمحے عمران کو دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اندر چلو، مڑ کر دیکھے بغیر، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ چلتے رہو۔ ٹھیک ہے، اب یہیں ٹھہر جاؤ۔ خود عمران نے بھی رک کر مخصوص انداز میں با آواز بلند کہا، روشنی۔ اور پھر جب وہ نوارد کو اس کمرے میں لے گیا تو وہاں اندھیرا نہیں تھا۔ اسے بھی سنبھالو، عمران نے نقاب پوشوں کو مخاطب کیا۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوارد بالآخر چیخا۔ ابھی تک تو میں سمجھتا رہا تھا کہ ڈاکٹر مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ خبردار، ڈاکٹر کا نام نہ لینا، دیسی آدمی غصیلی آواز میں دہاڑا۔ تم سب بدماش ہو، یہ بات اب سمجھ میں آئی ہے۔ میں مطمئن ہوں، عمران مسکرایا۔ جوزف احمقوں کی طرح منہ پہاڑے ہوئے ہر بولنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ ذرا ہی سی دیر میں نوارد کے ہاتھ بھی پشت پر باندھ دیے گئے۔ کیوں نہ ہم یہاں سے فوراً روانہ ہو جائے، ایک نقاب پوش بولا۔ نہیں، عمران کے لہجے میں تحکم تھا۔ بمشکل تمام یہ موقع ہاتھ آیا ہے۔ نقاب پوش نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن دوسرے نقاب پوش نے آہستہ سے کچھ کہہ کر اسے باز رکھا۔ کیا تم اس عمارت کے نگران ہو؟
इमरान ने देसी कैदी से पूछा। मैं इस इमारत का निगरान भी हूँ और डॉक्टर दाराब का असिस्टेंट भी। यह आदमी खुद को डॉक्टर का करीबी दोस्त जाहिर करके यहाँ आया था। देसी कैदी खामोश होकर उस गैर मुल्की को घूरने लगा जिसकी पेशानी पर दुमनुमा दाग था। अच्छा तो फिर? इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। इसने जाहिर किया कि डॉक्टर से मिलना चाहता था, लेकिन इसकी अदम मौजूदगी पर उसे अफसोस है। दरअसल ये डॉक्टर से एक मामले में मदद का ख्वाह था। इसने यही कहा था मुझसे। किस मामले में मदद का ख्वाह था? अपनी बनाई हुई एक मशीन का तजुर्बा करना चाहता था। इसके बयान के मुताबिक इसने वो मशीन डॉक्टर ही के लिए बनाई थी। इससे पहले भी अक्सर गैर मुल्की डॉक्टर और मौजिदीन डॉक्टर दाराब से मिलने आते रहते थे, इसलिए मुझे किसी किस्म का शुबा ना हुआ। मैंने इसे इजाजत दे दी। ये अपनी बीवी और साजो सामान समेत यहाँ आ गया। मशीन आप देख चुके हैं। आज से कबल मैं इसके इस्तेमाल से वाकिफ नहीं था। आज ही इसने मुझे इसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। मुझसे कहा था कि ये मशीन निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में मदद देगी। तजुर्बे के लिए एक बकरी फराहम की गई थी। दिन भर उसे ऐसी दवाएं दी गई जिन्होंने उसका निज़ाम हज़म तबाह करके रख दिया। इस मरदूद का कहना था कि वो उसे इस मशीन के जरिए एतदाल पर लाएगा, लेकिन मेरे खुदा, वो तो राख हो गई। और फिर ये आदमी, वो जोसेफ पर नजर जमाए हुए खामोश हो गया। क्यों, क्या तुम नहीं जानते थे कि इसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया था? इमरान ने तलख लहजे में पूछा। हरगिज नहीं जनाब, मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं कि ये कहाँ से आ टपका था। इसने तो मुझे सुबह ही बकरी की फराहमी के लिए बाहर भेज दिया था। यकीन कीजिए, बस थोड़ी देर पहले मुझे इल्म हुआ था कि यहाँ इन दोनों मियाँ बीवी के अलावा और कोई भी मौजूद है। मैं नहीं जानता कि ये नेग्रो कब यहाँ लाया गया। बकरी के बसम हो जाने के बाद ही मुझे बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ था। वैसे इस आदमी को कुर्सी से बंधा देखकर भी मैं सोच में पड़ गया था, लेकिन इस मरदूद के खतरनाक तेवर देखकर खामोशी रह जाना पड़ा। उसके खामोश हो जाने पर इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर उस सफेद फार्म की तरफ मुड़ा जिसकी पेशानी पर दाग था। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं नहीं जानता कि ये अपनी जुबान में क्या कहता रहा है। सफेद फार्म बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये क्या कहता रहा है। खैर, हाँ, तो मैंने तुमसे प्रोफेसर विलानी के बारे में पूछा था। मैं उससे इख्तिलाज क्लब की दवा लेने गया था। वापसी पर दाग पेशानी पर देखा। तुम ठीक कह रहे थे। इमरान ने नकाबपोश की तरफ मुड़कर कहा। हमें इन्हें यहाँ से ले ही चलना चाहिए। आप लोग कौन हैं? डॉक्टर दाराब के मुबीना असिस्टेंट ने पूछा। क्या तुम इन लोगों के बारे में कुछ जानते हो? इमरान ने गैर मुल्कियों की तरफ इशारा करके पूछा। अब तो यही कहना पड़ेगा कि कतई कुछ नहीं जानता, लिहाजा हमारे बारे में भी कुछ मालूम करके क्या करोगे? वैसे चलना तो तुम्हें भी है हमारे साथ। मैं इस इमारत को नहीं छोड़ सकूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे भी ज्यादा जिम्मेदार आदमी हूँ, लिहाजा तुम्हें इसकी हिफाजत की फिक्र ना होनी चाहिए। डॉक्टर का असिस्टेंट अब भी उसे इस्तेफामिया नजरों से देखे जा रहा था। इन सबों की तलाशी ले चुके हो? इमरान ने नकाबपोशों की तरफ देखकर पूछा। जी हाँ, एक ने जवाब दिया। तो अब इसकी भी जामा तलाशी ले डालो। इमरान ने नौवारिद गैर मुल्की की तरफ देखकर कहा। इसके पास से एक पर्स, एक कलम और जेबी ट्रांसमीटर रेडियो सेट बरामद हुआ। पर्स में 142 रुपए और कुछ विजिटिंग कार्ड्स थे। इमरान ट्रांसमीटर रेडियो को उलट पलट कर देख ही रहा था कि दफतन एक जानिब से उसकी एक दीवार सरक गई। ये गालिबन किसी बटन के दबने से हुआ था। ओ, इमरान के हलक से तहिर ज़दा सी आवाज निकली और आंखें ऐसे ही अंदाज में रोशन नजर आने लगी थी जैसे किसी मुश्किल मसले का हल अचानक सामने आ गया हो। तुम उसे खराब कर दोगे। नौवारिद कुर्राया। मैं कहता हूँ ये सब आखिर क्या हो रहा है? मैं अपने सिफारत खाने। बस बस, इमरान हाथ उठाकर बोला। तुम्हारे सिफारत खाने की इजाजत ही से तुम्हें जहन्नुम रसीद करूंगा, मुतमईन रहो। उसने वो ट्रांसमीटर रेडियो अपनी जेब में डाल लिया। तुम कोई भी हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। नौवारिद दांत पीसकर बोला। मैं इमरान हूँ जिसके लिए तुम लोगों ने इस बेचारे को घेरा था। उसने जोसेफ की तरफ इशारा करके कहा। इमरान, नौवारिद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। और तुम मुझे पहचानते ही थे। इमरान उस गैर मुल्की की तरफ देखकर मुस्कुराया जिसकी पेशानी पर दाग था। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और क्या चाहते हो। जो कुछ चाहता हूँ तुम देख ही लोगे, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और नकाबपोशों से बोला। इन सबों को वहीं ले चलो जहां मशीन रखी हुई है। क्यों? बिच्छूनुमा दाग रखने वाला अजनबी हकलाया। अब मैं भी एक तजुर्बा करना चाहता हूँ। नहीं, वो बेहद खौफजदा नजर आने लगा था।
पर जब उसे वहां से ले जाया जाने लगा तो उसने हिज़ियानी अंदाज में चीखना भी शुरू कर दिया था। जोसेफ और डॉक्टर दाराब का नायब बेतहाशा हंस रहे थे। हॉल में पहुंचकर डॉक्टर दाराब के नायब को कुर्सी से उठा दिया गया, उसके हाथ पैर भी खोल दिए गए और उसकी जगह उस सफेद फार्म को बिठाकर रस्सी से कस दिया गया। कुर्सी दीवार के साथ उसी जगह ले जाई गई जहां कुछ देर पहले जोसेफ नजर आ रहा था। इमरान की हिदायत पर दाराब के असिस्टेंट ने स्प्रिंग का सिरा गैर मुल्की के कॉलर से अटका दिया। अब मशीन को चलाओ, इमरान गरज कर बोला। गैर मुल्की घिघिया रहा था, लेकिन इमरान पर जरा बराबर भी असर न हुआ। मशीन चलते ही स्प्रिंग पर उसी जगह पर शोला नजर आया जहां पहले कुल हुआ था। अब बताओ नॉयल डेविड कहाँ है? इमरान ने कैदी से पूछा। अगर तुम इमरान हो, वो जल्दी जल्दी बोलने लगा, तो वो 2 आदमियों के साथ तुम्हारा ताकुब करता हुआ गायब हो गया था। क्या तुम उन 8 आदमियों में से हो जो फ्रेंड्स एब्रॉड के मेंबर थे? हाँ, मैं था, और वो भी जो तुम्हारे करीब खड़ा है। खुदा के लिए मशीन बंद करा दो। डॉक्टर विलानी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं। मुझे हिदायत मिली थी कि डॉक्टर विलानी की सेक्रेटरी से तुम्हारे मुतालिक पूछगछ करूं। फिर किसी की हिदायत ही पर दोबारा एक कहानी लेकर उसके पास गया था और ये दाग पेशानी पर लेकर वहां से वापस आया था, जो किसी तरह भी ना मिट सका। क्या तुम्हें हिदायत मिली थी कि जोसेफ को वो दाग दिखाकर अपने साथ लगा लाओ? हाँ, यही बात थी। हिदायत किससे मिलती है? काश मैं जानता होता। तरीका क्या होता है? बेहतर तरीके हैं। कभी कोई अजनबी पैगामात लाता है और कभी ट्रांसमीटर पर, कभी क्रिप्टोग्राफी के जरिए। तुम अगर चाहो तो तुम्हें अपनी क्रिप्टोग्राफी के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। इस बहाने जिंदा रहना चाहते हो? क्यों? इमरान ने कहा और डॉक्टर दाराब के नायब से कहा कि वो मशीन बंद कर दे। सहरंगा शोला कैदी से सिर्फ 1 गज के फासले पर रह गया था। मशीन बंद होते ही वो बुझ गया। मुझे तवक्का है कि तुम अपने बकिया 5 साथियों का पता निशान जरूर बताओगे। यकीनन बता दूंगा। ये औरत तुम्हारी बीवी है? नहीं, सफेद फार्म ने कहा और दफतन हलक पहाड़ कर चीखा। ऐ वो सुर्ख रोशनी, हरा स्विच ऑफ करो, ऑफ करो। लहजे में कुछ ऐसी बौखलाहट थी कि इमरान को किसी करीबी खतरे का एहसास हुआ और वो दरवाजे की तरफ झपटा। उसके साथ वो नकाबपोश और जोसेफ भी कुछ इसी तरह भड़के थे। दफतन एक जोरदार धमाका हुआ, फिर किसी को होश न था कि कौन किधर गया। इमरान अंधेरे में सर टकराता फिर रहा था। अजीब सी घुटन थी। फिर उसने महसूस किया कि वो धुआं ही हो सकता है। आंखें जलने लगी थी और हलक बंद होता जा रहा था। जोसेफ, वो पूरी कुव्वत से चीखा। हाँ बॉस, दूर से आवाज आई। आग लग गई है, बाहर निकलो। इधर ही चले आओ सब। यहाँ दीवार भी टूट गई है। मैं आसमान देख रहा हूँ। बोलते रहो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ और कौन है? वो तीनों बाहर कूद गए हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। बिल आखिर इमरान उस तक पहुंच ही गया। यहाँ तारों की छाव में उसने मलबे का ढेर देखा। दूसरी तरफ पाए बाग नजर आ रहा था। सफदर, उसने गालिबन चौथे नकाबपोश को आवाज दी, जो बाहर ही रुककर इमारत की निगरानी कर रहा था। हाँ, वो मौजूद है। बाहर से आवाज आई, जल्दी कीजिए। दूसरे ही लम्हे में इमरान और जोसेफ भी टूटी हुई दीवार पर लांघकर पाए बाग में पहुंच गए। पूरी इमारत नहीं गिरी थी, कुछ हिस्से मुनहदम हुए थे और उसके ऊपर धुएं और गुबार के कसीब बादलों में आग की बड़ी बड़ी लपकें उठ रही थी। निकल चलो, इमरान फाटक की तरफ झपटता हुआ बोला। तुम सब अपनी गाड़ियों से जाओ, जोसेफ भी तुम्हारे ही साथ जाएगा। मैं इमारत की पुष्ट पर अपना ओवरकोट छोड़ आया हूँ। वो फाटक से निकलकर उगवी सड़क की तरफ भागा। हर चंद की यहाँ घनी आबादी नहीं थी, लेकिन लोग छोटी छोटी टुकड़ियों की सूरत में इमारत की तरफ दौड़े आ रहे थे। इमरान ने इमारत की पुष्ट पर पहुंचकर ओवरकोट उठाया और उसे पहनकर खुद भी कोशिश करने लगा कि इमारत के सामने वाली भीड़ में शामिल हो जाए। उसे यकीन था कि उन लोगों में से एक आध इस बस्ती से भी ताल्लुक रखता होगा, वरना इस काम के लिए खुसूसियत से इसी इमारत को क्यों इस्तेमाल किया जाता। लोग चीख रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। तरह तरह की तजवीज से पेश की जा रही थी। शहरी दिफा के अमले के लोग आग बुझाने की तदबीरें अमल में ला रहे थे। इमरान को तवक्को न थी कि अंदर रह जाने वालों में से कोई जिंदा बचा हो। अगर वो और उसके साथी खतरे का एहसास होते ही बरवक्त मशीन के पास से हट न गए होते, तो शायद इस वक्त उनकी लाशें भी मलबे के ढेर में दबी पड़ी होती। वो भीड़ में एक एक को करीब से देखता फिर रहा था कि अचानक 2 सफेद फार्म गैर मुल्की नजर आए। उन्होंने गर्म स्लीपिंग गाउन पहन रखे थे। इमरान चुपचाप उनके पीछे जा खड़ा हुआ।
ये यकीनन करीबी की किसी इमारत से आए थे। स्लीपिंग गाउन में मलबूस होना इस बात पर दलालत कर रहा था। ये क्या हो गया? उनमें से एक मुस्तरबाना अंदाज में बड़बड़ाया। क्या कहा जा सकता है, अब खामोशी से देखते रहो। हम क्यों ना अंदर जाकर देखें। शेपर्ड और यूनी में से कोई भी किसी के हाथ लग गया तो अच्छा ना होगा। मैं खतरा नहीं मोल ले सकता, बस देखते रहो। लेकिन ये सोचा भी नहीं जा सकता कि शेपर्ड ने इसका गलत इस्तेमाल किया होगा। सब कुछ मुमकिन है, दूसरे ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। फिर हम क्या करें? बस देखते रहो। अगर इनमें से कोई जिंदा हो और उनके हाथ लग जाए तो फिर बचाव की तदबीर करेंगे। यहाँ से भी भागना पड़ेगा। आहिस्ता बोलो। दोनों इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इमरान इस दौरान में उन्हीं दोनों के साथ साथ रहा था। वो अब भी यहीं मौजूद थे। एक बार फिर वो गुफ्तगू करने लगे। मशीन आई कहाँ से थी? किसे फुर्सत है कैसी बातों में सर कपाता फिरे। दूसरा बोला, बस आई थी, गालिबन जहन्नुम ही से आई होगी। काश हम उस आदमी को पा सकते जिसकी वजह से ये सारी मुसीबतें आई हैं। इमरान शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। वो अब भी उनके पीछे ही मौजूद था। कुछ वक्त और गुजरा, फिर लाश लाश का शोर उठा था। मेरे खुदा, एक बड़बड़ाया, तुम यहीं ठहरो, मैं देखकर आता हूँ। मैं भी चल रहा हूँ, दूसरे ने कहा। नहीं नहीं, तुम अच्छे एक्टर नहीं हो, बेताल्लुकी जाहिर नहीं कर सकोगे। तुम्हारा यहीं ठहरना मुनासिब है, उसने कहा और अपने साथी को वहीं छोड़कर तेजी से आगे बढ़ गया। इमरान दूसरे के पीछे ही खड़ा रहा। लोग कई लाशों का तस्करा करते हुए करीब से गुजर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, कितना जोरदार धमाका था, बम ही का हो सकता है। भला डॉक्टर ताराब की कोठी में बम का क्या काम? किसी ने जवाबन कहा था। थोड़ी देर बाद दूसरा गैर मुल्की वापस आया। उसकी सांस फूल रही थी। उसने हाँफते हुए कहा, तीनों खत्म हो गए। तीनों कौन? साथी ने पूछा। शेपर्ड, यूनी और फील्ड। फील्ड? फील्ड क्यों? वो कब था वहां? मतलब ये कि इस वक्त तो उसे वहां ना होना चाहिए था। खुदा ही जाने। मेरा ख्याल है अब खिसक चलो यहाँ से। डॉक्टर का असिस्टेंट भी मर गया। और वो नेग्रो। कोई 5वीं लाश मैंने वहां नहीं देखी। फिर वो भीड़ से निकलकर एक तरफ चलने लगे थे। इमरान काफी फासले पर उनका ताकुब कर रहा था, इसलिए अब इसका इम्कान नहीं था कि उनकी मजीद गुफ्तगू सुन सकता।